आज की इस चर्चा में आपका स्वागत है। हमारे पास गणित के कुछ बुनियादी सिद्धांतों पर नोट्स का एक बंडल है और आज हम एक नई भाषा सीखने जा रहे हैं, सेट थ्योरी। ये सिर्फ नंबरों के बारे में नहीं है, ये चीजों को समूहों में बांटने, उनके रिश्तों को समझने और तर्क करने की भाषा है। बिल्कुल। और ये कोई पुरानी धूल भरी भाषा नहीं है। अच्छा। नहीं, ये आज की डिजिटल दुनिया का आप कह सकती है ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप जो भी ऐप इस्तेमाल करते हैं, जो भी ऑनलाइन सर्च करते हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं सेट थ्योरी के सिद्धांत काम कर रहे होते हैं। ये हर जगह है। हर जगह। ये जानकारी को तार्किक रूप से व्यवस्थित करने का एक बहुत ही शक्तिशाली तरीका है। ठीक है, तो इस भाषा की वर्णमाला से शुरू करते हैं। सबसे पहली और जरूरी चीज, एक सेट होता क्या है? इन सोर्सेस के मुताबिक ये सुपरिभाषित अलग अलग वस्तुओं का संग्रह है। हाँ, और यहाँ सुपरिभाषित या वेल डिफाइंड शब्द पर बहुत जोर दिया गया है। यही वो बुनियाद है जिस पर सब कुछ टिका है। सुपरिभाषित का मतलब क्या हुआ? थोड़ा और आसान शब्दों में। इसका मतलब है कि कोई भी चीज देखकर आप बिना किसी शक के कह सकें कि वो उस समूह का हिस्सा है या नहीं। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर ए, ई, आई, ओ, यू। हाँ, ये एक परफेक्ट सेट है। आप बी को देखकर तुरंत कह देंगे कि ये इसका हिस्सा नहीं है। कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये दिलचस्प है। तो क्या इसका मतलब है कि गणित में किसी भी व्यक्तिपरक या अस्पष्ट चीज के लिए कोई जगह नहीं है? अगर मैं कहूं अच्छी फिल्मों का संग्रह, तो क्या ये एक सेट नहीं है? यही सबसे अच्छा उदाहरण है कि सेट क्या नहीं है। अच्छा। जो फिल्म मुझे अच्छी लगती है, हो सकता है वो आपको बिल्कुल पसंद ना आए। अच्छा एक व्यक्तिपरक शब्द है ना? इसकी कोई ठोस परिभाषा नहीं है, इसलिए ये एक सेट नहीं बन सकता। समझ गया। लेकिन अगर हम कहें 1990 के दशक में ऑस्कर जीतने वाली सर्वश्रेष्ठ फिल्मों का संग्रह, तो ये एक सुपरिभाषित सेट है। हाँ, क्योंकि हमारे पास एक स्पष्ट नियम है, एक लिस्ट है जिसे हम देख सकते हैं। बिल्कुल। यही स्पष्टता गणितीय तर्क का आधार बनती है। परिभाषा में कोई अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए। लंबे लोगों का संग्रह एक सेट नहीं है, लेकिन 6 फीट से ज्यादा लंबे लोगों का संग्रह एक सेट है। ओके। और इस भाषा में कुछ प्रतीक भी हैं। सेट्स को बड़े अक्षरों जैसे ए, बी से दिखाते हैं और उनके अंदर की चीजों यानी एलिमेंट्स को छोटे अक्षरों से। हाँ, ए, बी, सी। और एक प्रतीक है जो मुझे हमेशा थोड़ा अजीब लगता था, वो घुमावदार ई जैसा, एप्सिलॉन। हाँ, एप्सिलॉन। इसका मतलब है का एक एलिमेंट है। तो ए, एप्सिलॉन ए का मतलब है कि ए सेट ए का सदस्य है। और अगर उस पर एक लाइन खींच दें एप्सिलॉन पर, तो मतलब है कि वो सदस्य नहीं है। एकदम सही। ये बुनियादी शब्दावली है। तो अब जब हम अक्षर सीख चुके हैं, तो चलिए कुछ शब्द बनाना सीखते हैं। अच्छा, तो अब हम व्याकरण पर आ रहे हैं। इन सोर्सेज में कुछ नियमों का जिक्र है जिन्हें सेट का बीजगणित कहा गया है। पहला है आइडेम्पोटेंट नियम। आइडेम्पोटेंट लॉज। हाँ, ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए और ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए। ये सुनने में बहुत भारी भरकम लगता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। यू का निशान यूनियन या संघ के लिए है, यानी दो सेट्स के सारे एलिमेंट्स को मिला देना। और कैपिटल यू? और कैपिटल यू का निशान इंटरसेक्शन या प्रतिच्छेदन के लिए है, मतलब दोनों सेट्स में जो कॉमन है बस वो। तो ये नियम बस इतना कह रहा है कि अगर आप एक बाल्टी पानी में वही बाल्टी पानी मिलाएंगे तो आपके पास अभी भी एक ही बाल्टी पानी होगा, दो नहीं। सही है। और अगर आप एक बाल्टी और उसी बाल्टी में कॉमन पानी ढूंढेंगे तो आपको वही बाल्टी मिलेगी, कुछ बदलता नहीं है। बहुत बढ़िया एनालॉजी है। अब अगला नियम है आइडेंटिटी नियम। यहाँ दो नए किरदार आते हैं। ओके। एक है फाई यानी खाली सेट जिसमें कुछ भी नहीं है, और दूसरा है यू यानी यूनिवर्सल सेट जिसमें उस संदर्भ की हर चीज है। और नियम कहता है ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए। अरे वाह, ये तो स्कूल के गणित जैसा है। कैसे? जैसे किसी भी नंबर में 0, 0 जोड़ने से वो नंबर नहीं बदलता, वैसे ही किसी सेट में कुछ नहीं मिलाने से वो सेट नहीं बदलता। बिल्कुल, ये कनेक्शन बहुत जरूरी है। खाली सेट 0 की तरह ही काम करता है। और इसी का दूसरा हिस्सा ए इंटरसेक्शन यू इज इक्वल्स टू ए। तो यहाँ यूनिवर्सल सेट यू गुणा के 1 की तरह काम कर रहा है ना? हाँ बिल्कुल, किसी भी नंबर को 1 से गुणा करो तो वही नंबर मिलता है। वैसे ही किसी सेट ए और सब कुछ वाले सेट में कॉमन चीजें ढूंढोगे
तो जाहिर है कि सिर्फ एक ही चीजें मिलेंगी। ये तो बहुत आसान हो गया। तो फिर कम्युनिटिव नियम भी वही होंगे, A यूनियन B इज इक्वल्स टू B यूनियन A। सेब और संतरे को मिलाओ या संतरे और सेब को, बात एक ही है, क्रम से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, और यही बात एसोसिएटिव नियमों पर भी लागू होती है। A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल्स टू A यूनियन B यूनियन C। जब 3 सेट्स को मिला रहे हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पहले कौन से 2 को मिलाते हैं। लेकिन ये सब तो ठीक है, ये तो बस सुविधा की बात लगती है। इसका असली दुनिया में क्या फायदा है? यहीं पर ये बहुत दिलचस्प हो जाता है। ये सिर्फ सुविधा के लिए नहीं है। सोचिए कि गूगल के पास एक बहुत बड़ा डेटाबेस है। सेट ए में वो लोग हैं जिन्होंने नई कार सर्च किया, सेट बी में वो लोग हैं जो दिल्ली में रहते हैं, और सेट सी में वो लोग हैं जिनकी उम्र 30 से 40 के बीच है। अब गूगल को उन लोगों की लिस्ट चाहिए जो तीनों शर्तों को पूरा करते हों। तो उसे A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C निकालना होगा। हाँ, लेकिन एसोसिएटिव नियम की वजह से कंप्यूटर A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C भी निकाल सकता है। अब मान लीजिए कि सेट A में 10 करोड़ लोग हैं, B में 2 करोड़ और C में 3 करोड़। कंप्यूटर के लिए सबसे आसान क्या होगा? शायद पहले सबसे छोटे सेट्स को मिलाना, यानी B और C को। बिल्कुल, हो सकता है कि दिल्ली में रहने वाले 30-40 साल के लोग, मतलब B इंटरसेक्शन C, सिर्फ 50 लाख हों। अब इन 50 लाख लोगों में से नई कार सर्च करने वालों को ढूंढना 10 करोड़ लोगों के विशाल सेट से शुरू करने से कहीं ज्यादा तेज और सस्ता है। अरे वाह! ये नियम कंप्यूटर को स्मार्ट तरीके से काम करने की इजाजत देते हैं। ये अरबों रुपए की कंप्यूटिंग पावर बचाता है। तो ये सिर्फ गणित की किताब का नियम नहीं है, ये गूगल सर्च को तेज बनाने का तरीका है। अब मैं डिस्ट्रीब्यूटिव नियम को एक नई नजर से देख रहा हूं। A यूनियन B इंटरसेक्शन C, A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। हाँ, ये भी स्कूल के A गुना B प्लस C, A गुना B प्लस A गुना C जैसा ही है। हाँ, ये वही लॉजिक है जो हम पहले से जानते हैं, बस एक नए संदर्भ में। ये नियम हमें जटिल समस्याओं को छोटे प्रबंधनीय टुकड़ों में तोड़ने की शक्ति देते हैं। आगे बढ़ते हुए ये सोर्स डी मॉर्गन के नियमों पर बहुत जोर देता है। डी मॉर्गन्स लॉज, ये नॉट यानी पूरक कॉम्प्लीमेंट से जुड़ा है। किसी सेट A का पूरक A' वो सब कुछ है जो A में नहीं है। ठीक है। डी मॉर्गन के नियम एक तरह के लॉजिकल शॉर्टकट हैं। वे बताते हैं कि जब आप नॉट को यूनियन या इंटरसेक्शन पर लागू करते हैं तो क्या होता है। पहला नियम है A यूनियन B का होल डैश इक्वल टू A डैश इंटरसेक्शन B डैश। इसे समझने की कोशिश करते हैं। बाईं ओर है वो सब कुछ जो A या B में नहीं है, और दाईं ओर है वो चीजें जो A में नहीं है और साथ ही B में भी नहीं है। ये तो एकदम सही बात है। बिल्कुल तार्किक है, और इसमें एक गहरी समरूपता है। देखिए कैसे नॉट का ब्रैकेट खोलने पर यूनियन में बदल गया। ओह हाँ। इसी तरह दूसरा नियम है A कैप B इक्वल्स टू A डैश यूनियन B डैश। यहाँ नॉट ने इंटरसेक्शन को यूनियन में बदल दिया। तो ये सिर्फ गणित नहीं है, ये तो लॉजिक का मूल सिद्धांत है। और ये सिर्फ लॉजिक नहीं, ये आपके फोन के प्रोसेसर का भी मूल सिद्धांत है। कंप्यूटर के अंदर के लॉजिक गेट्स एंड और नॉट बिल्कुल इसी तरह काम करते हैं। अच्छा? हाँ, डी मॉर्गन के नियम एक इंजीनियर को एक तरह के गेट को दूसरे तरह के गेट्स का इस्तेमाल करके बनाने की सुविधा देते हैं। यह सर्किट डिजाइन में बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो हमने इस भाषा के शब्द और व्याकरण सीख लिए। अब गिनती की बात करते हैं। किसी सेट A में कितने एलिमेंट्स हैं उसे NA से दर्शाया जाता है। तो अगर 15 छात्र फ्रेंच पढ़ते हैं सेट A और 10 छात्र स्पेनिश पढ़ते हैं सेट B, तो कुल 25 छात्र हुए, है ना? सीधा साधा जोड़। यहीं पर अक्सर गलती होती है। कैसे? आपके 25 के आंकड़े में एक प्रॉब्लम है। आपने उन छात्रों को 2 बार गिन लिया है जो दोनों भाषाएं पढ़ते हैं। ओह, सही बात है। जो छात्र फ्रेंच और स्पेनिश दोनों पढ़ते हैं उन्हें मैंने फ्रेंच वालों में भी गिन लिया और स्पेनिश वालों में भी। वो तो ओवरलैप हैं। बिल्कुल, यही वजह है कि इन सोर्सेज में ये फॉर्मूला दिया गया है, n of A यूनियन B equals n of A plus n of B minus n of A intersection B। अच्छा, तो हमें उस ओवरलैप यानी n of A intersection B को एक बार घटाना पड़ता है ताकि गिनती सही हो। हाँ, अगर 5 छात्र दोनों भाषाएं पढ़ते हैं तो कुल छात्र होंगे 15 + 10 - 5
यानी 20, न कि 25। इसे समावेशन बहिष्करण का सिद्धांत कहते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन। और इन नोट्स में 3 सेट्स के लिए भी एक बहुत लंबा सा फॉर्मूला है, N of A यूनियन B यूनियन C वाला। वो तो काफी डरावना लगता है। वो डरावना लगता है, पर सोचिए हम एक सर्वे कर रहे हैं कि लोग कौन सी स्ट्रीमिंग सर्विस इस्तेमाल करते हैं। नेटफ्लिक्स A, प्राइम B और हॉटस्टार C। ठीक है। फॉर्मूला कहता है पहले सबको अलग अलग जोड़ लो। N of A प्लस N of B प्लस N of C। ओके, ये पहला स्टेप। लेकिन रुकिए, जो लोग 2-2 सर्विस इस्तेमाल करते हैं उन्हें हमने 2 बार गिन लिया है। तो इन तीनों जोड़ों के ओवरलैप को घटा दो। N of A इंटरसेक्शन B, N of B इंटरसेक्शन C, N of A इंटरसेक्शन C। हाँ, ठीक है। पर अब एक और गड़बड़ हो गई। सोचिए वो लोग जो तीनों सर्विस इस्तेमाल करते हैं, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C वाले। हाँ, उन्हें हमने पहले स्टेप में 3 बार जोड़ा और दूसरे स्टेप में 3 बार घटा दिया। मतलब अब तक हमने उन्हें गिना ही नहीं। इसीलिए आखिर में हमें उन्हें एक बार वापस जोड़ना पड़ता है, प्लस N of A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। वाह, ये सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं है, ये गिनती में होने वाली गलतियों को एक एक करके सुधारने का एक तरीका है। ये तो बहुत ही स्मार्ट है। हाँ, और ये प्रायिकता और डेटा साइंस में सर्वे के नतीजों का विश्लेषण करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमने देखा कि सेट्स के अंदर एलिमेंट्स को कैसे गिना जाता है। लेकिन क्या होगा अगर हम 2 अलग-अलग सेट्स के एलिमेंट्स को मिलाकर कुछ बिल्कुल नया बनाना चाहें? एक नया आयाम ही बना दें। हाँ, आप कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं ना, A क्रॉस B। ये इन नोट्स का आखिरी बड़ा कॉन्सेप्ट है। हाँ, और ये सेट्स को देखने का एक बिल्कुल अलग तरीका है। ये क्रमित जोड़े, ऑर्डर्ड पेयर्स बनाने के बारे में है। और क्रमित शब्द यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत। इसका मतलब है कि जोड़े में क्रम मायने रखता है। A, B और B, A 2 अलग-अलग चीजें हैं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। अगर सेट A इज इक्वल टू K 1 2 और सेट B इज इक्वल टू A, B है, तो A क्रॉस B होगा। सेट A 1, A 1, B 2, A 2, B। हाँ, हमने पहले सेट के हर एलिमेंट को दूसरे सेट के हर एलिमेंट के साथ जोड़ा बना दिया। इसे ग्राफ पर निर्देशांक या कोऑर्डिनेट्स की तरह सोच सकते हैं। अगर A x अक्ष पर बिंदु है और B y अक्ष पर बिंदु है, तो A क्रॉस B उस ग्राफ पर सभी संभव बिंदुओं का सेट है। ये तो बहुत शक्तिशाली लगता है। इसका असल दुनिया में इस्तेमाल कहाँ होता है? हर जगह। इसे ऐसे सोचें कि अमेज़न के पास एक टेबल, मतलब एक सेट है जिसमें सारे ग्राहक हैं। ठीक है। और एक दूसरी टेबल है जिसमें सारे प्रोडक्ट्स हैं। जब आप कोई ऑर्डर देते हैं तो अमेज़न का सिस्टम आपके और उस प्रोडक्ट के बीच एक जोड़ा बनाता है। आपका नाम, प्रोडक्ट का नाम। अच्छा। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक एलिमेंट है। आपकी पूरी ऑर्डर हिस्ट्री इन्हीं जोड़ों का एक कलेक्शन है। रिलेशनल डेटाबेस इसी सिद्धांत पर बने हैं। और गिनती के लिहाज से भी ये बहुत सीधा है। N A क्रॉस B इक्वल्स टू NA इंटू NB। हाँ, हमारे उदाहरण में 2 क्रॉस 2 इज इक्वल टू 4 और हमारे पास 4 ही जोड़े थे। ये तो बहुत स्वाभाविक लगता है। तो आज हमने सेट थ्योरी की भाषा में एक पूरी यात्रा की। हमने वर्णमाला से शुरू किया, एक सेट क्या होता है, सुपरिभाषित संग्रह। फिर हमने शब्द बनाए, यूनियन, इंटरसेक्शन, फिर हमने व्याकरण के नियम देखे और ये भी कि कैसे ये नियम गूगल सर्च को तेज बनाते हैं। फिर हमने डी मॉर्गन के शक्तिशाली नियमों को समझा, जो लॉजिक और कंप्यूटर चिप्स की नींव है। और समावेशन बहिष्करण के सिद्धांत से सही गिनती करना सीखा, जो सर्वे और डेटा विश्लेषण के लिए जरूरी है। और अंत में हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट के साथ 2 अलग-अलग दुनियाओं को मिलाकर एक नया आयाम बनाना सीखा, जो आज के सभी डेटाबेस का आधार है। ये सिर्फ किताबी नियम नहीं है, बल्कि ये समूहों, रिश्तों और तर्क के बारे में व्यवस्थित रूप से सोचने का एक तरीका है। हाँ, ये एक ऐसी स्किल है जो हमारी डिजिटल दुनिया में हर जगह काम आती है। ये वास्तव में जानकारी को व्यवस्थित करने और समझने का एक शक्तिशाली ढांचा है। इन नोट्स ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। एक अंतिम विचार सोचने के लिए छोड़ते हैं। ओके। हमने खाली सेट की बात की, जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता। मुझे याद है जब मैंने पहली बार इसके बारे में पढ़ा तो मुझे ये बहुत अजीब लगा। एक सेट जिसमें कुछ भी नहीं है। हाँ, इसका क्या मतलब हुआ? ये तो उस दोस्त की तरह है जो पार्टी में आने का वादा करता है पर कभी नहीं आता। लेकिन गणित में ये कुछ नहीं भी बहुत महत्वपूर्ण है। सही है, ये शून्य की तरह है। बिल्कुल। लेकिन अब इस पर सोचिए, एक सेट
जिसमें एकमात्र एलिमेंट खाली सेट ही हो, यानी फाई। फाई। हाँ, क्या ये सेट खाली है? नहीं, ये खाली नहीं है। इसमें तो एक चीज है और वो चीज खुद खाली सेट है। ये तो दिमाग घुमा देने वाला है ना? कुछ नहीं का एक सेट बनाना कुछ नहीं की हमारी समझ को कैसे बदलता है। ये एक ऐसा विचार है जो गणित में अमूर्तता के स्तरों को दर्शाता है, जहां कुछ नहीं भी एक कुछ बन सकता है। सोचने के लिए एक दिलचस्प पहेली है।